नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। मुंबई बीएमसी चुनाव की घोषणा हो चुकी है और राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। पिछले 25 सालों से मुंबई बीएमसी में सत्ता में थी शिवसेना और बीजेपी, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। शिवसेना के दो टुकड़े हो गए हैं और एकनाथ शिंदे शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह लेकर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए हैं और अब दोनों मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई के एक साथ आने के बाद कांग्रेस नाराज हो गई है और वो कह रही है कि वो बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी। ऐसे में सवाल है कि फिर मुंबई किसकी रहेगी? क्या दोनों ठाकरे बंधुओं का जादू चलेगा या फिर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की नई जोड़ी अपना सिक्का जमाएगी? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमने श्रेष्ठ भारत में आज से एक नई श्रृंखला शुरू की है जिसका नाम है मुंबई किसकी। और इसके लिए सबसे पहले हमने आमंत्रित किया है दो राजनीतिक विश्लेषकों को अपने स्टूडियो में। एक हैं आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गर्गली जी और एक हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। और आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है श्रेष्ठ भारत के इस स्टूडियो में। तो बीएमसी चुनाव की घोषणा हो गई है, आप लोग देख ही रहे हैं। अब सवाल ये है कि पहले 25 सालों तक निर्विवाद एक सत्ता चल रही थी, लेकिन अब दोनों झगड़ा हो गया है और 5 सालों में खास करके 2019 के चुनाव के बाद तो राजनीतिक पूरी तरह से बदल गई है, मुंबई की, महाराष्ट्र की। तो ऐसे में इस बार जो है क्या लगता है आपको कि बीएमसी चुनाव में क्या होगा? देखिए कि जिस तरह से पिछले 25 सालों का अगर हम लोग जायज़ा लेते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो बीजेपी और शिवसेना ये हमेशा महानगर पालिका पर हावी रही है। और गुरुदास कामत जब मुंबई के अध्यक्ष थे उस वक्त का एक उदाहरण छोड़ा जाए तभी कांग्रेस को 72 सीट आई थी। उसके बाद निरंतर कांग्रेस का भी एक प्रकार से पतन होते इस मुंबई ने देखा है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना तो निश्चित तौर पर पिछले चुनाव में भी अलग थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 82 सीट मिली थी जो सबसे हाईएस्ट सीट थी और शिवसेना को 84 मिली थी। और वहीं पर जो मनसे का आपने जो फैक्टर कहा है, अभी दोनों भाई साथ में आ रहे तो उन्हें भी 7 सीटें मिली थी। मगर उस चुनाव का हम जायज़ा लेते हैं तो उस वक्त 84 सीट शिवसेना जीती थी, मगर ऐसे 20 से 30 ऐसी सीटें थी जो मनसे की वजह से उन्हें हारने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता था। और जो 7 मनसे ने जीती थी उसमें से कई सारी 15-20 सीटों पर मनसे शिवसेना के वोट की वजह से हार गई थी। यानी कहीं ना कहीं तो जो एक मुंबई में किसी भी पार्टी को पिछले बार भी पूर्ण रूप से सत्ता नहीं मिली थी। बाद में राजनीतिक जो एक प्रकार का जो गठबंधन भी होता है और एक प्रकार की जो तड़जोड़ होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को महापौर देने का काम किया। आज 7-8 सालों के बाद पूरा माहौल अलग है। आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शत्रु शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे है, इसके पहले नहीं थी। तो कहीं ना कहीं तो ये चुनाव काफ़ी मज़ेदार भी होगा क्योंकि आज पूरी की पूरी पावर में भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता भी है और एक प्रकार का जो उनके पास एक डीलिंग की पावर है वो शायद दूसरे पार्टियों में नहीं है। मतलब मज़ेदार होगा, एकदम आपने शब्द इस्तेमाल किया। यानी बड़ी दिलचस्प स्थिति इस समय चुनाव की बीजेपी बीएमसी की यहाँ पे हो गई है। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले 25 सालों तक लग रहा था कि बस एक औपचारिकता हो रही है चुनाव की, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था। पिछली बार 2019 में दोनों ने अलग अलग लड़ा, शिवसेना और बीजेपी ने। 84 शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली जो थी ओरिजिनल शिवसेना उसको आया था और 82 जो है कि बीजेपी को आई थी। लेकिन बाद में हमने देखा कि बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई और उद्धव ठाकरे को ही एक तरह से बीएमसी में सरकार बना दी, लेकिन फिर शिवसेना टूट गई। तो अब जो स्थिति है उससे आपका क्या आकलन है कि दिलचस्प होगा, किस तरह का दिलचस्प होगा? क्योंकि दोनों पहले क्या है, दोनों भाई अलग थे ठाकरे बंधु, अब जो है दोनों भाई साथ में लड़ने की बात कर रहे हैं और साथ में लड़ेंगे भी ऐसा लग रहा है। तो फिर क्या होगा? देखिए, जैसा गलगली ने बोला दिलचस्प है, वाकई इस बार दिलचस्प ही होना है क्योंकि शिवसेना के लिए बीएमसी का चुनाव हमेशा से एक प्रतिष्ठा का मुद्दा रहा है और स्थानीय लोगों का, विशेषकर मराठी समुदाय का भी बहुत ज़्यादा झुकाव शिवसेना की ओर शुरू में रहा है। अब क्योंकि विभाजन हो गया है, कुछ एक धड़ा शिंदे के साथ चला गया है, लेकिन शिंदे के लिए भी एक कड़ी चुनौती है क्योंकि दोनों भाई का साथ में आना वो एक सिंपैथी मैटर भी काउंट होता है उसमें, क्योंकि बीच में मराठी का जो मुद्दा उठा था वो भी और स्थानीय लोकाधिकार के लिए जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने अपनी लड़ाई शुरू में लड़ी थी, उस
लिहाज से अगर दोनों भाई मिलकर सामने आते हैं तो यहाँ का स्थानीय समुदाय जो है या स्थानीय लोग जो हैं वो निश्चित रूप से झुकाव थोड़ा सा उस तरफ होने की चांसेस हैं। लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मराठी मुद्दा या मराठियों का भला सिर्फ ठाकरे बंधु ही चाहते हैं, ऐसा कहीं आपको भी लग रहा है? उसको इस संदर्भ में लीजिए कि वो स्थानीय मुद्दा उठाते हैं। स्थानीय में हम सभी आ जाते हैं, जो हम यहाँ शुरू से रह रहे हैं, जो मुंबई में पले बढ़े हैं, जिनका मुंबई में योगदान है इसके आगे बढ़ाने में। मुंबई सभी की है, जैसा आपने सवाल उठाया था कि मुंबई किसकी है। अब ऐसे देखने जाए तो मुंबई आगरी की है, कोली लोगों की है, लेकिन मुंबई यहाँ जो मुंबई को जिन्होंने रचा है, जिन्होंने यहाँ पे इसको योगदान देके बड़ा बनाया है, उसमें श्रमिक भी आ जाते हैं। उसमें अब बाहर से जो आए हुए लोग हैं दूसरे प्रांतों से, जिन पर अक्सर आपत्ति उठाते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट, मल्टीनेशनल कंपनी, भारत तो आर्थिक राजधानी है, तो ये सभी की मुंबई है। अब सारे लोग वोटर हैं, तो कुल मिला जुला के ये वोट जो है मुंबई के लिए होना है। और हमेशा देखिएगा मुंबई का जो रिजल्ट आता है वो लोकसभा विधानसभा से बिल्कुल अलग ही होता है यहाँ का। तो इस बार भी चमत्कार होना। मुंबई किसकी, ये जो मेरा सवाल है, ये सवाल दरअसल मुंबई में बीएमसी में सत्ता किसकी को लेकर है। मुंबई तो हम सभी की है, जो भी यहाँ पे रह रहे हैं सभी की है, लेकिन मराठी मुद्दा बीच में बहुत तेज़ी से उठा था। खास करके जब हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने की बात उठी थी, तो बहुत तेज़ी से मराठी वाले मुद्दा उठा था। और मन से बीच बीच में उठाती रहती है, बीच में किसी न किसी को पीट ही देती है, और इस तरह से फिर एक से वो मुद्दा उठ जाता है। तो ये मराठी का जो मुद्दा है, मराठी अस्मिता की जो बात कर रहे हैं, वो कितना काम करेगा? क्योंकि बीजेपी बार बार सवाल उठाती है कि आखिर मराठी का भला कौन कर रहा है। मुंबईकरों को, मराठियों को मुंबई से उस पार किसने पहुंचा है? बोरीवली, विरार या उस तरफ जाने के लिए किसने मजबूर किया? मिले कहाँ से बंद हुई, या फिर रोजगार जो कम हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है? तो ये जो बातें हैं, ये किसके बातों में लोगों को दम लगेगा? देखिए कि जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई में रहने वाला मुंबईकर, ये उस टाइम में उद्धव ठाकरे ने भी क्लियर किया था। आज जो शिवसेना में जो संजय निरुपम है, उन्होंने कॉन्सेप्ट किया था मी मुंबईकर। तो जो मुंबई में पला बड़ा है, जो मुंबई में पैदा हुआ है, वो मुंबईकर। जैसे कि हमारे जब हमें आज़ादी मिली, उसके बाद हमारे जो राज्यों की जो रचना हुई वो भाषा के आधार पर हुई। तो आप महाराष्ट्र में, मुंबई में मराठी को छोड़कर अन्य भाषा का विकल्प अगर आप सोचेंगे तो निश्चित तौर पर तांडव होना निश्चित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जो सरकार ने जो थर्ड भाषा का लेकर तो नरेंद्र जी की जो अध्यक्षता में कमेटी बैठाई, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मुंबई में मराठी को लेकर तो बात होती है, मगर जो हिंदी को लेकर बात होती है, दुर्भाग्य से उस कमेटी के सामने मुंबई का किसी भी उत्तर भारतीय नेता या कोई भी हिंदी भाषी नेता उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ। यानी कहीं ना कहीं तो जो मराठी की बात तो सही है, मगर जो कुछ लोग हिंदी को लेकर जो एक प्रकार का प्रलाप करते हैं या हिंदी को लेकर आग्रह करते हैं, मगर जब कमेटी के सामने आने की बात होती है तो कोई भी हिंदी भाषी नेता वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। मुंबई सबकी है, मुंबई का मुद्दा है, लेकिन मुंबई में लेकर जो अलग अलग जो हमारी गाउटन की बात होती है, आज मुंबई में गाउटन का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम यहीं पर आसपास जो सहार का गाउटन है, कुर्ला का गाउटन है, कल ही दादर में मच्छी मारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया। उनका विरोध था कि जो उत्तर भारत से जो आ रहे हैं, जो मछली बेच रहे हैं, उनको विरोध कर रहे थे, लेकिन महानगर पालिका ने सब पर कार्रवाई की। कहीं ना कहीं तो जो भाषावाद और जो एक वन साइड जो कार्रवाई होती है, उसे भी रोकने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज मुंबई सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पिछले 20 से 22 सालों में हमारे पास फेरी वाला धोरण नहीं बनाया गया। आज अधिकांश जो फेरी वाले हैं, फेरी कोई आम आदमी लेता नहीं है, खास आदमी भी लेता है। सड़क पर जो सब्जी बिकती है, सड़क पर जो माल बिकता है, तो कहीं ना कहीं तो जो पॉलिसीज़ का इश्यूज़ है। मेरा मानना है कि मराठी, हिंदी ये भाषा के बजाय जो मुंबई में जो पैदा हुआ है, जो मुंबई के विकास में पिछले 40-50 सालों से जिसने योगदान दिया है, वो मुंबईकर है। चुनाव के वक्त ये मुंबई का मुद्दा आता है। जैसे कि आपने अभी हाल ही में राज ठाकरे हो या उनके लोगों को कोर्ट ने उस मामले में बरी किया, वो भी एक सबसे बड़ी बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मुंबई में है, महाराष्ट्र में, उन्होंने उसको चैलेंज किया है क्या? उसको अपील की है क्या? कहीं ना कहीं तो तेरी भी चुप मेरी भी चुप यही चल रहा है। चुनाव के वक्त मराठी और हिंदी मुद्दा चलता है, 5 सालों में उस मुद्दे को लेकर कोई बात नहीं करता है। और जब भाषा की बात आती है, निश्चित तौर पर जो थर्ड भाषा के रूप में हिंदी को जो चयन किया गया है, उसका स्वागत ही होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में थर्ड भाषा के रूप में हिंदी पहले से ही है, मगर जिस तरह से उसे पेश किया गया, वो जीआर को रद्द किया गया,
पर भी कमेटी बनाई गई। कहीं ना कहीं तो ये सभी की सभी राजनीति है, ये आम मुंबईकर भी समझता है, हिंदी भाषी भी समझता है। तो उसके लिए मुंबई में जो विकास की बात है, जो पिछले 22-25 सालों में जो अलग अलग कामों को लेकर जो एक प्रकार की जो चिकित्सा हो रही है, जो उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, वो मुद्दा इस चुनाव में अधिक भारी होगा। आप मुद्दे पे आ गए कि Yes. और चुनाव मुद्दे पे ही लड़ा जाता है, तो यानी एक तो मुद्दा पहले ही डिस्कस हो गया बिना कहे, यानी कि मराठी एक मुद्दा होगा इस चुनाव में। और क्या मुद्दे लगता है कि इस बार होंगे, क्योंकि धर्म की भी बात बहुत उठती है। वो ठीक है, लेकिन मुंबई में इस समय सड़क, रास्ते, प्रदूषण, ट्रैफिक, ये बुनियादी समस्याएं इतने ज़्यादा बढ़ी हुई हैं कि उनका हल नहीं हो पा रहा है। आप देखिए पिछले 4 साल से, लेकिन इस चुनाव में ये सब भी मुद्दे बन पाएंगे, आपको लगता है? देखिए लोकल लेवल पे ये मुद्दा होगा, क्योंकि जो लोकल आदमी होता है वो अपनी छोटी छोटी समस्याएं, मेरा नाला नहीं बना, मेरी सड़क बराबर नहीं है, मेरा स्ट्रीट लाइट नहीं बराबर है, तो वो कौन करके देगा। बड़ा छोटे छोटे पैकेट में चुनाव होते हैं, ये पॉकेट होते हैं ये नगर हाँ, सेवक लेकिन के। जो माहौल बना हुआ है, तो चाहे सोशल मीडिया के जरिए या जहाँ तक तो लोगों में बयानबाजी के जरिए, चाहे आप मंगलवार लोढ़ा का पिछले दिनों बयान सुन लीजिए, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम का बयान सुन लीजिए, या फिर असलम शेख का बयान सुन लीजिए, ऐसे बहुत से नेताओं के बयान, अबू आसिम आजमी का बयान सुन लीजिए, तो वो तो बस हिंदू मुस्लिम पे ही ज़्यादा चीज़ें चलती है और लोग भी उसी में मजा ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बीएमसी के चुनाव में वो मुद्दा रहेगा। अच्छा, वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ नगर सेवक के चुनाव में उम्मीदवार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोग अपना अपना उम्मीदवार पकड़ते हैं कि मेरा उम्मीदवार ये है, मेरा उम्मीदवार ये है, तो बहुत कम अंतर से कई जगह पे आपने देखा होगा रिजल्ट भी आता है। इसमें मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा या पूरे राज्य का मुद्दा काम कितना करेगा, ये ज़्यादा काम नहीं करेगा। अच्छा, फिर भी तो स्थानीय समस्याएं ज़्यादा, फिर भी जो पार्टी से जुड़े हैं वो अपनी पार्टी के लिए तो वोट देंगे ही, जी। लेकिन स्थानीय मुद्दा इसमें ज़्यादा काम करेगा। अच्छा, आपको भी लगता है गलगली जी, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं, आरटीआई निकालते रहते हैं, तो आपको भी लगता है कि चुनाव में जिस तरह का माहौल बन गया है, स्थानीय समस्याएं भी मुद्दा बनेंगी? देखिए, स्थानीय मुद्दा तो हर चुनाव में मुद्दा बनता है, मगर जैसा आपने कहा, कहीं ना कहीं तो जो हिंदू मुस्लिम की बात लेकर जो सोशल मीडिया हावी है, क्योंकि आज अधिकांश लोग अखबार के बजाय सोशल मीडिया में एक्टिव है, चाहे व्हाट्सअप के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक से, वो एक मुद्दा होगा। लेकिन उससे ज़्यादा कि हर वार्ड की अलग अलग समस्या है। जैसे मुंबई में 227 वार्ड्स हैं, एक समस्या एक वार्ड की होगी, लेकिन वो समस्या उस बगल के वार्ड की नहीं होगी। कई जगह पर जो आज फिलहाल जो नगर सेवक काम कर रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से महानगर पालिका में नगर सेवक नहीं है, फंड तो आ रहा है, उस फंड के इस्तेमाल को लेकर भी लोग सवाल उठाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आग बंद करके जैसे बंदर बाट की तरफ फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया, व्यक्ति के नाम पर फंड बांटा, वो भी एक प्रकार के जो अपने सत्ता का दुरुपयोग करने का उन्होंने काम किया है। उसे लेकर कई जगह पर आंदोलन हुए। आज अगर हम अंधेरी की बात करते हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं, वहाँ पर भी करोड़ों रुपए का फंड आया, उसका भी कहीं ना कहीं तो हिसाब होने की आवश्यकता है। तो जब ये चुनाव आएंगे तो स्थानीय मुद्दे भी होंगे, और जो पिछले 2-3 सालों से सरकार की तरफ से या लोकल एमएलए की तरफ से या सरकार की विशेष कृपा पात्र बने कुछ जो तथाकथित नेताओं के फंड को लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे, और वो भी मुद्दा हावी होगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है मुंबई कॉरपोरेशन में करप्शन, आज चाहे राष्ट्रीय नेता अमित शाह भी आते हैं, वो भी करप्शन की बात करते हैं, स्थानिक नेता अबू आसिम भी करप्शन की बात करते हैं, लोढ़ा जी भी करप्शन की बात करते हैं, हर व्यक्ति करप्शन की बात करता है। मगर आपकी सत्ता है, महाराष्ट्र में आपकी सत्ता थी, तो पिछले 7 सालों में आपने इस पर ऑडिट क्यों नहीं किया? क्योंकि हर बार, जैसे पिछले चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी थी, उन्होंने कहा था कि हम शिवसेना को नेस्तानाबूद करेंगे, व्हाइट पेपर निकालेंगे। चुनाव हो गया, चुनाव के बाद शिवसेना को सत्ता सौंपी गई, आज तक कोई व्हाइट पेपर आया नहीं है। चाहे एमएमआरडी का मामला हो, चाहे महानगर पालिका का मामला हो या म्हाडा का मामला हो, कहीं ना कहीं तो सरकार को इस तरह चीज़ों से कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। जनता ये भी देख रही है कि जो ऊपर की जो बॉडी है, जो टॉप लेवल नेता है, वो इस तरह के बयान देने से बच रहे हैं, निचले स्तर पर इस तरह के बयान हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि स्थानीय मुद्दों के अलावा करप्शन, असुविधा और जो अलग अलग मुद्दे हैं, क्योंकि जैसे कि चेंबूर में जाएंगे तो वहाँ पर पोल्यूशन का मुद्दा है, कुर्ला में आएंगे वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है, मलाड की समस्या अलग है, कांदिवली की समस्या अलग है। मराठी मुद्दों के अलावा जो जैसे कि जो स्थानिक स्तर पर, जैसे कि कोई, क्योंकि ये चुनाव कोई राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं होता है, जैसे कि अनिल गलगली चुनाव में खड़े हुए, सुनील जी खड़े हुए, उनसे जुड़े हुए लोग वही बात करेंगे जो उस वार्ड के लिए किफायतसार होगी, जो फायदेशीर होगी। कहीं ना कहीं तो स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा जोर होने की संभावना अधिक है।
बात तो आपने भले रिश्वत की लेकिन रिश्वत वाला मुद्दा तो गौण हो जाता है। कोशिश ज़्यादातर या तो फिर धर्म की बात होती है कि मुंबई का महापौर कौन होगा, या फिर दूसरी इस तरह की बातें होती जाति और विकास की। तो मतलब और जिस तरह से आपने बताया, वैसे करप्शन पे कोई बात करता फिलहाल तो देख यहाँ पर नहीं रहा है। तो लगता है कि करप्शन भी मुद्दा बन पाएगा, आपको लगता है, या कि मुद्दे कुछ इर्द गिर्द धर्म, जाति, विकास इसी पे रहेंगे? ये मुद्दा तो वाकई बहुत बड़ा है। एक्चुअली महानगर पालिका का जो बजट ही है, हाँ, वो शायद 744 बिलियन का बजट है। आप सोचिए, पड़ोस का देश हाँ। भूटान है, मालदीव है, उनका जीडीपी इतना नहीं है जितना हमारी महानगर पालिका का बजट है। और जब करप्शन की बात आती है तो भूलना नहीं चाहिए कि इतने वर्षों तक शिवसेना सत्ता में हावी रही, लेकिन 25 वर्षों तक भाजपा भी उनकी पार्टनर थी, सत्ता में भागीदारी थी उनकी भी। तो जब ये मुद्दा कहीं उठेगा तो ये सवाल भी उठ सकता है। इसलिए आने वाले चुनाव में पैसा तो बहाया जाएगा। सवाल तो यही है कि उठता ही नहीं है मुद्दा। मुद्दा तो ये उठता है कि वहाँ पर कौन होगा, खान होगा कि मराठी होगा। लेकिन 25 सालों तक दोनों की सत्ता रही और दोनों बहस साथ में तो थे। उधर केंद्रित हो जाती है। मतलब लोगों को ध्रुवीकरण इस तरह से कर दिया जाता है कि वो मुद्दा सब गौण हो जाते हैं जो असली मुद्दे हैं। लेकिन आम आदमी ऐसा सोचता है, अच्छा, वो देखता है अपने नज़रिए से, बोल नहीं पाता। वो अपने मतों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखता है। ओके। एक लंबी मांग थी कि दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आए तो फिर मुंबई पे फिर से कब्जा कर सकते हैं। क्या लगता है, दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आ रहे हैं तो उनका जादू चलेगा? जादू तो शिंदे का भी चल सकता है, अच्छा, भाजपा का जादू भी चलेगा, लेकिन लड़ाई बड़ी जोरदार होगी। इसी के बाद पता चलेगा कि शिवसेना असल में किसकी है। वो तो पिछले चुनाव में साबित हो गया और कोर्ट ने भी जो है कि चुनाव चिन्ह नाम तो एकनाथ शिंदे को दे ही दिया है। मैं वो तकनीकी बात पे नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक का साथ लेकर। मुंबई तो में आप मुंबई बीएमसी पे उद्धव ठाकरे को हम इस बीएमसी के चुनाव में कम नहीं आंक सकते। अच्छा, क्योंकि बीते चुनाव में भी देखिए, भाजपा ने भी अपना वोट बढ़ाया था और शिवसेना का भी वोट बढ़ा था। घाटा तो कांग्रेस का हुआ था, लेकिन इस बार दोनों के साथ में आने से फायदा तो मिलेगा। हाँ, लेकिन कांग्रेस अलग हो गई। देखिए, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी महायुति वैसे मिलके लड़ते तो शायद टक्कर ज़्यादा तगड़ी होती, लेकिन कांग्रेस जो है राज ठाकरे से बिदक के कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ में आ गए तो वो अलग लड़ना चाह रही है, तो वो तो खुद ही खेल खराब कर रही है ना। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि आम जनता की समस्याओं को लेकर जैसे आगे आना चाहिए, हाँ। वैसे नेता यहाँ नहीं है अभी। आम जनता की समस्याओं को लेकर जिस तरह से आगे बढ़कर लोग आंदोलन किया करते थे, जनता की आवाज़ उठाते थे, कांग्रेस में थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है। आप क्या सोचते हैं गौरव जी? देखिए कि मुझे लगता है वर्षा गायकवाड़ काफ़ी मुद्दे उठाते रहते हैं। वर्षा गायकवाड़ अपने स्तर पर, हाँ, क्योंकि मुंबई कांग्रेस का कांग्रेस में जो अंतर्कलह है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से अधिक अपने कांग्रेसियों से पहले निपटने की आवश्यकता है, क्योंकि वो संघर्ष है। और जिस तरह से पिछले चुनाव भी हम देखा जाए, लोकसभा में जो संविधान को मुद्दा था, संविधान बदलेंगे, उस आधार पर पूरे देश में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली और भारतीय जनता पार्टी की भी सीटें कम हुई। पर विधानसभा में जो लाड़की बहन हो या अलग अलग मुद्दे हावी रहे और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को सफलता मिली। अगर आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा यश मिला, वो दुर्भाग्य से मुंबई में उतना यश नहीं मिला, क्योंकि शिवसेना की जो 20 सीटें हैं पूरे महाराष्ट्र में, 10 सीटें मुंबई से हैं, कांग्रेस की भी सीटें मुंबई से हैं। तो कहीं ना कहीं तो मुंबईकरों ने कहीं ना कहीं तो बीजेपी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग ग्रुपिज्म है, टिकट को लेकर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसकी है, क्योंकि आज तक मराठी के मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, पर जिस तरह का मुंबई में माहौल है, जिस तरह से लोग टिकट मांग रहे हैं, आज ये नवभारत अखबार में आई है कि भारतीय जनता पार्टी में कितने उत्तर भारतीयों ने टिकट मांगा है, 100 से अधिक लोगों के नाम उसमें छपे हुए हैं। तो जिस तरह से जो प्रयोग हो रहा है, जो डिमांड हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो मनपा का चुनाव है वो कई सारे मुद्दे होंगे, लेकिन उसमें भाषावाद भी हावी इसलिए होगा क्योंकि जिस वार्ड में टिकट किसको मिलती है वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिवसेना भले ही पिछली बार कांग्रेस के साथ लड़ी, मगर हम पिछले 7 साल पुराना अगर याद करते कि जोगेश्वरी, बहरामपाड़ा, कुछ जगह पर मुस्लिम नगर सेवक शिवसेना से चुन कर आए हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस साथ आने के बाद मुसलमान वोट शिवसेना को मिले हैं। बीच में एक सर्वे आया था, उससे कई लोगों ने नकारा है कि अगर कांग्रेस अलग लड़ती है, शिवसेना अलग लड़ती है, तो मशाल को 70 to 75% मुस्लिम वोट जा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं तो जो मराठी वोटों का जो नुकसान एक प्रकार का चित्र बनाया जा रहा है, लेकिन कई जगह पर उसे संभालने के लिए अलग वोट भी है।
उसी आधार पर मुंबई का महापौर खान बनेगा, ये स्टेटमेंट भी चल गया है। हाँ। मगर हम पिछले 25 सालों से देख रहे हैं, कई सारे चुनाव में हम लोग ने भी हिस्सा लिया है एज ए मतदार के तौर पर, लेकिन पिछले 25 सालों में कोई भी मराठी के अलावा कोई हिंदी भाषी भी आज तक महापौर बना नहीं है, शिवसेना ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं तो ये बात कहीं ना कहीं तो गलत भी साबित हो सकती है कि महापौर खान बनेगा। निश्चित तौर पर उन्हें वोट मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से एंटी मोदी जो मूवमेंट चल रही है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर उद्धव ठाकरे जो विरोध कर रहे हैं, शायद ही कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्योंकि वर्षा गायकवाड़ हो या उनके अलग अलग जो नेता हो, वो अदानी अंबानी इसे मुद्दे पर सीमित है। क्योंकि 227 वार्डों में अलग अलग जगह पर, जैसे कि पिछली बार शिवसेना और कांग्रेस भी अलग अलग लड़ी थी, कांग्रेस के कई सारे नगर सेवक आज शिंदे सेना में हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में भी गए हैं, कुछ लोग अलग अलग पार्टी में गए हैं। यानी विचारधारा की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जिसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आपको इस पार्टी से ज़्यादा लाभ मिलता है तो पार्टी चेंज हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो आने वाले चुनाव में कई सारे मुद्दे होंगे, उसमें भाषावाद भी होगा। बस स्थानीय मुद्दों के अलावा, जैसे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, अगर हम पिछले चुनाव का विश्लेषण करते हैं कि 84 सीटें शिवसेना की आई थी, 7 सीटें मनसे की आई थी, वो 7 के 7 बाद में चले गए शिवसेना में, आज जो शिंदे सेना में है। मगर हम देखेंगे कि दक्षिण मध्य मुंबई है, आपका मलाड, कांदिवली, बोरिवली, घाटकोपर के भटवाड़ी का हिस्सा है, भांडुपर, मुलुंड है, वहाँ पर मनसे की वजह से उद्धव ठाकरे को हार का सामना करना पड़ा। और कई सारी ऐसी सीटें हैं कि राज ठाकरे की पार्टी को उद्धव ठाकरे की वजह से हार का सामना करना पड़ा। राजनीति में 1+1 नहीं होता है, मगर अगर मराठी का माहौल चला, मराठी का मुद्दा चला, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे को सिर्फ मराठी वोट डालते हैं। जैसे कि राम कदम जब मनसे से पहली बार लड़े थे तो उन्हें सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय वोट मिले थे। यानी कहीं ना कहीं जो स्थानिक स्तर पर जो नेता होगा, जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, उसका भी प्रभाव इस चुनाव में अधिक होगा। और कहीं ना कहीं तो जो आज राजनीति चल रही है कि बीच में चला था कि एकनाथ शिंदे अलग लड़ेंगे, मगर उनको जो पुलिस की रिपोर्ट आई, जो अलग अलग जो सोर्सेज से रिपोर्ट आई कि अलग लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, अलग लड़ेंगे तो शिवसेना उद्धव ठाकरे को फायदा हो सकता है। उसी के लिए मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो शिंदे को एकत्र आना पड़ रहा है। और उन्होंने भी नया मुद्दा छोड़ा कि नवाब मलिक, बराबर, नवाब मलिक को लेकर भी मुद्दा चला कि नवाब मलिक के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए एनसीपी को साथ में कहीं ना ले रहे, कहीं तो अजित पवार एनसीपी को वाली अलग करना था। तो कहीं ना कहीं तो रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतर रही है कि पिछली बार भी उन्होंने पूरी तैयारी की थी 100% की, दुर्भाग्य से वो 82 में अटक गए। इस चुनाव में उन्हें टारगेट होगा कि 100 के पार भारतीय जनता पार्टी जावे, 30 से 35 सीटें अगर शिंदे की सेना 40 लाती है तो कहीं ना कहीं तो सरकार बनाने का उनका जो सपना है पूरा हो सकता है। यानी ढेर सारे समीकरण, गणित और सबसे ज़्यादा स्थानीय समीकरण ज़्यादा काम करेंगे। कितने कौन से भाषाभाषी किस तरफ रहते हैं, यानी सभी कुछ काम करेगा। विकास, जाति, भाषा, धर्म, समस्याएं, हर फैक्टर काम करेगा इस पूरे मुद्दे में। तो फिर सेहरा किसके सर पे बनेगा? आदमी अपना उम्मीदवार देखेगा। मैंने बताया आपको। अच्छा, देखिएगा जो इन्होंने अभी बताया, अभी भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि उनके 150 उम्मीदवारों को टिकट मिले, तब शिंदे के कम हो जाएंगे। शिंदे जी कह रहे हैं हमको 120 चाहिए। तो ये भी एक विषय है जिसमें दोनों में बगावत के भी चांस होंगे आगे चलकर। ये ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन शिवसेना के जो दोनों घटक हैं, दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, उनमें ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि उनको अभी सत्ता हासिल करनी है। नहीं, बगावत तो वहाँ भी हो सकती है ना, वहाँ भी होगी बगावत। बगावत का सामना तो लगभग सभी को करना होगा। ये तो होगा ही। 3 साल से तकरीबन नहीं था, नगर सेवक नहीं थे, कुछ नहीं थे। 2017 में आखिरी चुनाव हुआ है और इतना बड़ा लंबा गैप है। और नेताओं की महत्वाकांक्षा सबकी होती है, हर कार्यकर्ता काम करना चाहता है कि मुझे टिकट मिले। हर पार्टियों में कम से कम एक सीट के लिए 5-5, 10-10 लोग महत्वाकांक्षी हैं। तो फिर बगावत की तो संभावना हर जगह है। ये सत्ता पक्ष है, उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि शिवसेना और शिंदे जी की सेना जो है वो सत्ता में है इस समय। लेकिन आपको नहीं लगता जनता भी सत्ता पक्ष के साथ ज़्यादा जाना चाहती है कि उसके काम होते हैं? जो इतना विकास हुआ है, बीजेपी सत्ता में है, मेट्रो बने हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो है, एक जाल बिछाया गया है, कोस्टल रोड है, तो उसका फ़ायदा क्या बीजेपी को नहीं मिलेगा? तो देखिए कि जैसे कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके नेतृत्व में जो पिछली बार भी चुनाव लड़ा गया था, लोकसभा में करारी हार महाराष्ट्र से भी उन्हें खानी पड़ी। खासकर मुंबई की जो सीटें थी, 4 सीटें लगभग तो भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी। उन्होंने गलत तरीके से जो कैंडिडेट को चेंज किया, अगर वही कैंडिडेट होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी को सफलता ज़्यादा मिलती। उस चुनाव के बाद जब रणनीति बनाई गई कि हमें
केंद्रीय नेतृत्व तो है ही है, जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह। स्थानीय स्तर पर जो देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व है, उसे ऑपोजिशन भी उसकी तारीफ करते हैं। तो जो उन्होंने मेट्रो का काम किया, क्योंकि भले ही कांग्रेस दावा करती कि मेट्रो हमने लाई, और उसके जो इम्प्लीमेंट करना, उसे तीव्र गति देना, जो उस काम को आगे बढ़ाने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया है, उसके लिए उनको मेट्रो मैन भी कहा जाता है। 10 से 15% ऐसे वोट होते हैं जो विकास काम को लेकर वोट डालते हैं, और उसमें 100% भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जो 82 सीट आई थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस जी का सबसे बड़ा रोल था। क्योंकि मुंबई मनपा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान पर क्या किया, उधर क्या किया, उससे अधिक महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या काम हुआ है, उसमें ज़्यादा चर्चा होती है। और निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे को भी लाभ मिलेगा। अगर हम देखते हैं कि पिछले चुनाव में 84 सीटें शिवसेना की थी, शिवसेना टूटी। आज इसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे के पास 47 नगर सेवक आज भी है। शिंदे गट के पास 63 नगर सेवक है, मगर पूरे के पूरे शिवसेना के नहीं है, कांग्रेस और अलग अलग पार्टी से लोग शामिल हो चुके हैं। आज जिस तरह की जो राजनीति चल रही है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा उसका फायदा हो सकता है। मगर भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अगर भाई भतीजावाद होगा, और उसमें एक प्रकार की जो सिफारिश होगी, अगर आपने योग्य कैंडिडेट को टिकट दिया, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। अगर भाई भतीजावाद में अगर भारतीय जनता पार्टी मुंबई में फंसेगी, तो निश्चित तौर पर उसको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि वार्ड लेवल पर जो चुनाव होते हैं, वो भाई भतीजावाद को स्वीकार नहीं करते और रिश्वतखोरी को नहीं करते। क्योंकि रिश्वतखोरी की आपने जो बात कही है, आज मुंबई में लगभग कोई भी नगर सेवक हो, 10 साल पहले उसकी क्या स्थिति थी, आज उसकी क्या स्थिति है, आम आदमी तो अपने आंखों से देखता है। भले ही राष्ट्रीय स्तर पर, महाराष्ट्र स्तर पर उसे लोग नहीं देखते। जो आदमी पहले पैदल था, उसके बाद बड़ी गाड़ी है, वो बड़े फ्लैट पे रहता है। तो ये सारे मुद्दे भी, छोटे छोटे मुद्दे मनपा चुनाव में हावी रहते हैं। वो भी 4 से 5% वोटों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। पिछले चुनाव में ऐसी कई सारी सीटें थी जहाँ पर 40 से लेकर 200 की लीड से लोग जीते हैं। उस सीटों में भी इसका असर होगा। जैसे अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी ने घोषालकर, जो पूर्व नगर सेवक की जो पत्नी थी, उन्हें पार्टी में लिया है, जिनकी हत्या कर दी। हाँ, आम जब चुनाव की घोषणा होती है, उसके बाद इस तरह का जब प्रवेश होता है, तो आम आदमी उसको स्वीकार नहीं करता है। कहता है कि वो लालच में अपने खुद के फायदे के लिए पार्टी में प्रवेश किया है। तो कहीं ना कहीं तो इस चुनाव में कई सारे मुद्दे होंगे, उसमें रिश्वतखोरी हो, जो आप पार्टी में जो चेंजिंग करते हैं, दूसरे पार्टी में जो दल बदल करते हैं, वो भी इस चुनाव में, ये मुद्दे इस चुनाव में हावी निश्चित तौर पर होंगे। आपका क्या लगता है कि बीजेपी को सत्ता में रहने का फायदा मिलेगा जिस तरह से विकास कार्य हुए? बीजेपी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, कल ही लोकसभा में रेल मंत्री जी ने घोषणा की कि मुंबई के लिए 280 के ऊपर कुछ नई ट्रेनें देने वाले हैं। कई जगह करजत में, यहाँ एलटीटी में कई प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। ये चुनाव के ठीक पहले इस तरह की घोषणाएं जब होती हैं मुंबई के लिए खास तौर पे, और विशेष बजट दिया जाएगा, तो चुनाव में भी ये मुद्दा बनेगा कि हमने ये किया, हमने विकास के काम में आगे बढ़ाया है। तो बीजेपी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन दूसरी ओर शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, उनकी भी रणनीति बड़ी तगड़ी बनी है इस समय। इसलिए चुनाव तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इसलिए इस समय ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी को पूरा ही एक तरफा वोट मिलेगा। यानी दोनों ठाकरे बंधुओं के साथ आने का फायदा उनको मिलेगा निश्चित तौर पर। क्योंकि अगर मैंने पहले बताया कि 84 सीटें शिवसेना की थी, 7 मनसे की थी। अगर आज मनसे साथ में लड़ती है, तो कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे कि भाईकाला हो, गिरगांव हो, कांदिवली, मालाड, भटवाड़ी, घाटकोपर, मुलुंड, जहाँ पर बहुत काफ़ी कट टू कट फाइट हुई थी। और इस बार जिस तरह से टिकट बंटवारा हो, चयन हो, भारतीय जनता पार्टी ने पहले 145 लोगों की संचालन समिति बनाई, बाद में उसमें और राष्ट्रीय नेताओं को 29 लोगों को फिर शामिल किया। लेकिन शिवसेना और मनसे में इस तरह की कोई संचालन समिति नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर लोगों को इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है कि आप इस चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हो। तो कहीं ना कहीं तो जो ठाकरे बंधुओं का करिश्मा तो चलेगा, मगर जो स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे आएंगे कि जब चुनाव में आप जाएंगे, जब आप उम्मीदवार को टिकट देंगे, उसके बाद मुद्दे और बनेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी सफलता उन्हें मिलेगी। जो 50-50 का मामला है, और 50 में किसी ने छक्का लगा दिया, चौका लगा दिया, 9 रन पर 6 मार के और एक बॉल का फायदा लिया, तो एक 10 से 15 सीटों का दोनों पार्टियों में डिफरेंस होगा। तो पिछली बार भी ये स्थिति थी 84 और 82, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। तो कहीं ना कहीं तो आने वाले दिनों में हर पार्टी को, चाहे उद्धव ठाकरे हो, एकनाथ शिंदे हो, भारतीय जनता पार्टी हो,
उन्हें योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है, ना ही भाई भतीजावाज सिफारिश के आधार पर अगर अपने टिकटों का बंटवारा किया, टिकट गलत आदमी को दी, तो उसका इफेक्ट उन्हें मनपा चुनाव में निश्चित तौर पर होगा। और एक बार आपसे गलती हुई, चुनाव के बाद आप ये नहीं सकते कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो हमारी वो 10 सीटें बढ़ जाती। तो उसके लिए भी जो अलग अलग स्तर पर उनकी भी रणनीति चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीति ताबड़तोड़ ऑनलाइन आ जाती है, कागज़ पर दिखती है, मीडिया में आती है, पर अभी तक शिवसेना की रणनीति सामने नहीं आ रही है। शिवसेना एकनाथ शिंदे नहीं, इसकी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की, अच्छा। उनमें क्या चल रहा है, कितने सीटों का बंटवारा हो रहा है, कहाँ पर कौन लड़ेगा, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी सवाल होता है। नहीं, निश्चित तौर पर उनमें हो रहा है, लेकिन उन्होंने गोपनीयता इसलिए रखी है ताकि लास्ट मोमेंट में जो बगावत भी होगी तो अधिक लोगों का पलायन न हो। उन्हें मजबूरी में शिवसेना रहना पड़ेगा और दूसरे पार्टी में जाने के चांसेस कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे लोगों का चयन कर रही है जो उन्हें इस चुनाव में 2-3 सीटों पर, एक सीट पर किसी उम्मीदवार को लेंगे तो 2-3 सीटों पर प्रभाव डालेगा। तो इस तरह का उनका जो एक टारगेट चल रहा है, तो उसे रोकने के लिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की कोई रणनीति अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। और जो एकनाथ शिंदे है, उनके पास ठाणे का ऑप्शन है, मुंबई का ऑप्शन है, अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण, नई मुंबई, तो वहाँ पर भी उन्हें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि युति को लेकर जो जिस तरह की नाराजगी चल रही है। तो इस पूरे लड़ाई में, चुनाव प्रदेश में, कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, अजित पवार की एनसीपी, वो कहाँ है? ये जनता से बहुत दूर हो चुके हैं इस समय। मुंबई में अपने संगठन को जो संभाल के नहीं रखा हो, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्तर पर तो बड़ा मजबूत काम है, निचले स्तर से लेकर टॉप तक उनके सारे नेता इस समय चुनाव पर ही रणनीति बनाने में लगे हुए हैं और संगठन उनका पहले से मजबूत है। जबकि शिवसेना भी आखिरी पल में भी बिखराव का दौर झेल रही है, जैसे भी घोषालकर के यहाँ से भी लोग चले गए उसमें। तो ये टिकट बंटवारे के बाद भी इस तरह का होगा, लोगों का बिखराव, बदलना, भीतराघात, ये होता है चुनाव में। और इसका ज़्यादा झटका तो किसको लगेगा देखिए, अब तो नहीं बोल सकते। जिसका संगठन मजबूत होगा उसको तो नहीं लगेगा, लेकिन जो संगठन के स्तर पे कमज़ोर है, बिखराव को रोकना कितने सफल होंगे, तभी वो चुनाव में कुछ करिश्मा कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति तो बहुत उलझी हुई है, तो अभी से एकदम से नहीं कह सकते कि मुंबई किसकी है। देखिए कि जैसा आपने शरद पवार और अजित पवार का कहा, पिछली बार शरद पवार की जो सीटें आई थी, 9 सीटें आई थी, उनमें बंटवारे के बाद अजित पवार के साथ 2 है, 2 शरद पवार के साथ बचे हुए हैं, बाकी लोग अन्य पार्टी में भाग चुके हैं। तो मुंबई में कभी शरद पवार की कभी ताकत इसलिए नहीं बन पाई कि कभी उन्होंने मुंबई में इंटरेस्ट लिया नहीं। आज भी वही स्थिति है, 2-4 सीटें उनकी आएगी, 2-4 सीटें उनकी आएगी। जैसे कि अजित पवार के पास मलिक परिवार है, कुर्ला में 2 सीटें उनकी फिक्स होती है, चाहे कोई भी पार्टी में लड़े। तो ऐसे जैसे कि शरद पवार की बात करेंगे तो घाटकोर में राखी यादव है, जो निरंतर चुनाव जीतते आ रही है। कांजूरमार्ग में धनंजय पिसाल हो गए, तो उनकी कुछ सीमित सीटें हैं, तो उससे कोई बहुत बड़ा मनपा के चुनाव में असर नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर फाइट अगर 1-to-1 होती है, कट-टू-कट होती है, तो जो मार्जिन भी कम होगा। मगर हम ये नहीं कह सकते किसकी सत्ता पूरे तरह से आएगी। 10 से 15-20 सीटों का फर्क होगा। बाद में अगर लगा, कांग्रेस ने काफ़ी थर्ड भूमिका रखी है, अगर उन्हें लगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए शिवसेना जाना पड़ेगा, तो उनकी अगर जो भी सीटें आती है, जैसा कि लोग कहते हैं कि उनका 2 आंकड़ा पार नहीं होगा, एक भी आंकड़ा पार नहीं होगा, जो भी सीटें आएगी उस टाइम में वो एक प्रकार का एक सपोर्ट करेंगे। लेकिन राज ठाकरे की जो भूमिका है, भले राज ठाकरे को लोग अभी 0 गिन रहे हैं, क्योंकि साथ के साथ नगर सेवक भाग चुके हैं। अंतिम एक नगर सेवक थे तुल्डे, वो भी शिंदे सेना में चले गए। मगर राज ठाकरे की भूमिका किंग मेकर भी इसलिए हो सकती है क्योंकि उसके वोटर साइलेंट है। भले ही राज ठाकरे सीटें जीत नहीं पाते हैं, मगर हर वार्ड में उनके 1000 से 1500 का उनका एक वोट का पैटर्न है। वो पैटर्न अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिलता है तो निश्चित तौर पर उनकी ताकत बढ़ेगी। और उन्हें जिस तरह से मुसलमान वोट, क्योंकि आज जिस तरह से मुंबई का महापौर कौन बनेगा, खान बनेगा, वो मुद्दा उसी के लिए चल रहा है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, मुस्लिम वोट भी उद्धव ठाकरे के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुए हैं। हाँ, लेकिन तब कांग्रेस साथ में थी, अब कांग्रेस अलग लड़ रही है, तो मुस्लिम वोट तो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी भी अलग लड़ रही है। देखिए, मैं आपको बता रहा कि बीच में एक सर्वे आया था, उस सर्वे को सभी ने डिनाई की है। समाजवादी पार्टी की ताकत गोवंडी, नागपाड़ा, वहाँ तक सीमित है। जो एक बड़ा वर्ग है जो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता है, जो एंटी मोदी एंटी बीजेपी है, वो चाहे आप कितना भी उन्हें लाभ पहुँचाए, वो कभी भारतीय जनता पार्टी को, कमल को वोट डालेंगे नहीं। वो वोट अभी पिछले 2 चुनाव में, चाहे वो नगर सेवक का मामला छोड़ा जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे से 2 मुस्लिम नगर सेवक पहले से ही है,
एक जोगेश्वरी से और एक बहरामपाड़ा से। लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जैसे कि संजय जीना पाटिल जो शिवसेना से खासदार बने, उन्हें मुस्लिम वोटों ने बचाया, अरविंद सावंत हो गए, अनिल देसाई हो गए। अब इस चुनाव की बात करते हैं विधानसभा में, जैसे वर्सोवा की सीट हारून खान ने जीती, भाईकाला में मनोज जामसूद का चुन के आए, तो कहीं ना कहीं तो जो मुस्लिम वोटों का जो परसेंटेज है, जो भले ही कांग्रेस अलग लड़े, कांग्रेस को इस बार मुस्लिम वोटों से नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो सारे के सारे वोट 70 से 75% वोट शिवसेना को डाइवर्ट होंगे और वही शिवसेना के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। यानी जो बीजेपी को हरा सकेगा, हराने की स्थिति में होगा, मुस्लिम वोट उसी की तरफ जाएंगे, निश्चित तौर पर ये आकलन होगा। आप क्या मानते हैं? नहीं, मुंबई में कांग्रेस के भी वोट हैं और दूसरे समुदाय के लोग जो, जैसा कि इन्होंने बताया गलगली जी ने, कि भाजपा को जो नहीं देना चाहते हैं वो वोट हो सकता है कांग्रेस की ओर डाइवर्ट हो, क्योंकि मुस्लिम लोगों का झुकाव अक्सर कांग्रेस की ओर रहा है और कई नगर सेवक चुन के भी आए हुए हैं। कुछ तो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से कांग्रेस के ही चुन कर आते हैं और वो निश्चित जैसे मालवनी का, बिल्कुल वो कह सकता है, असलम का, शेख का जो इलाका है। हाँ। जी, तो इस तरह से वो शिवसेना की ओर जाएगा ऐसा हम पूरी तरह से नहीं कह सकते। वोट कांग्रेस को भी आ सकता है, मतलब वो वहीं जाएगा जो बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ता हुआ दिखेगा, या जो और उस परिस्थिति में चुनाव के बाद जो रणनीति होगी समर्थन देने वाली, उसमें कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। मतलब भले अलग लड़े लेकिन बाद में वो सपोर्ट में है। सपोर्ट तो सपोर्ट तो उन्हें दोनों भाइयों का ही करना होगा, मतलब बीजेपी के साथ तो आ नहीं सकते। तो ये चुनाव के बाद की परिस्थिति में उनको ये सरेंडर होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है, वरना फिर उन्हें बीजेपी का तो उससे अच्छा अभी साथ में लड़ते। ये कुछ मुद्दे हैं उनके आपसी जो एक दूसरे को नहीं सूट करते हैं। उसमें गैर प्रांतीय भाषी वाला जो राज ठाकरे का बयान था, हो सकता है उस पर कुछ नाराजगी हो। कुछ कांग्रेस की तरफ से सावरकर जी को कहा गया था, उस पर भी नाराजगी होगी शिवसेना की। तो ये मुद्दे पर थोड़ा सा टकराव से बचने के लिए और नुकसान से बचने के लिए सब मिलके अपनी अपनी जो है कि बिसात बिछा रहे हैं और सब मौके का फ़ायदा उठाएंगे और अंत में क्या होगा, जिसको फ़ायदा होगा सब उस तरफ चले जाएंगे। ये आप लोग कहना चाहते हैं? एकदम। यानी अभी स्पष्ट हम नहीं कह सकते कि मुंबई किसकी होगी इस चुनाव के बाद। अब जैसे जैसे चुनाव का प्रचार बढ़ेगा, रणनीति थोड़ा चेंज होगी, थोड़ा बदलाव आएगा। अब बड़े नेताओं का कुछ उसमें इंटरफेरेंस होगा तो कुछ हो सकता है समीकरण बदल जाए, तो उसके बाद स्थिति थोड़ा साफ होती जाएगी। देखिए, अभी चुनाव में अगर अजित पवार शरद पवार इकट्ठा लड़ेंगे, कोई आश्चर्य मनाने की बात नहीं। जिस तरह से नवाब मलिक को लेकर सभी स्तर पर विरोध हुआ है और कल उनकी बैठक भी हुई थी, तो उस बैठक में भी उन्होंने क्लियर किया कि जैसा अजित पवार कहेंगे, तो कल इस मनपा चुनाव में अजित पवार अपना अलग एजेंडा लेकर मनपा चुनाव में लड़ सकते करेंगे। स्थानीय चुनाव है, राष्ट्र की बात अलग है, राज्य की बात अलग है। ये तो नेता और पार्टी अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से किस तरह के बयान देती है। मगर जब स्थिति आएगी, क्योंकि जब अगर मुंबई मनपा चुनाव में 10-15 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी भी हो, MIM भी हो, कांग्रेस भी शिवसेना को सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। तो ये मैसेज देंगे कि हमने भले ही चुनाव अलग लड़ा, और मुंबई करो के फायदे के लिए, मुंबई करो के हित के लिए। क्योंकि जब भी राजनीति में यही होता है कि जब अपना काम निकलता है, जब आपको कोई राजनीतिक समीकरण बनाना है, तो सीधे सीधे वो इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं तो समर्थन करने का काम करते हैं। जैसा कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक जगह पर नवाब मलिक का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, और उसी अजित पवार, उनकी बेटी MLA है सना, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, अजित पवार के साथ एक ही टेबल पर बैठ रहे हैं। तो लोग अपने मुताबिक, अपने फायदे के लिए इस तरह के मुद्दे बनाते हैं जो चुनाव तक सीमित होते हैं। चुनाव होने के बाद सभी मुद्दे खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ही दिलचस्प चर्चा रही, और जो चुनावी राजनीति है मुंबई के BMC को लेकर, वो उससे भी बड़ी दिलचस्प होगी। अभी हालांकि स्थितियां धीरे धीरे बहुत सी बदलेंगी, अभी शुरुआत भर है। कौन किस तरफ जाएगा, कौन उम्मीदवार होगा, किस तरह की समस्याएं लोग उठाएंगे, कौन सा मुद्दा ज़्यादा प्रभावी बन पाएगा, कई ऐसे सवाल हैं। यानी ये चर्चा जो है हमारी, ये इसी तरह से जारी रहेगी। अलग अलग लोगों के साथ राजनीतिक विश्लेषक रहेंगे, नेता रहेंगे, पार्टियों से संबंधित पदाधिकारी रहेंगे, कुछ उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो चर्चा है मुंबई किसकी, ये लगातार इसी तरह जारी रहे और आप लोगों को एक अच्छी जानकारी मिले, और सभी मतदाता जो है एक अपने हृदय से जो उन्हें अच्छा लगे, जो उनका काम करे, या फिर जो वो चाहते हैं, अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट दें और
जिता पाएँ, ये कोशिश है हमारी एक जागरूकता लाने की, एक मुंबई की जो उलझी हुई राजनीति है उसको समझाने की इस चर्चा के जरिए कि मुंबई किसकी है। तो इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए विषय के साथ, लेकिन सवाल यही रहेगा कि मुंबई किसकी है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।